आज मैं आप लोगों को जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले ये समझ लो बेटा कि आखिर ये आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या चीज़ है। तो पहले हमारी बात समझिए। हम इतना तो जानते ही हैं कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में पहुंचते रहते हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर पीढ़ी में हो रहा है। यानी माता पिता के लक्षण उनकी आने वाली संतानों में या अगली पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा काम होता है कि ये वंशागत होते रहते हैं। ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। और इस घटना को हम लोग वंशागति या वंशानुक्रम कहते हैं। इंग्लिश में हेरेडिटी कहा जाता है। तो जो लक्षण जा रहे हैं उनका अध्ययन अगर हम करेंगे तो इसे हम वंशागति यानी हेरेडिटी कहेंगे। अब जो लक्षण जाते हैं उन लक्षणों के संग संग ये भी देखें कि कौन सी चीज़ें नई जुड़ रही हैं, यानी विभिन्नताएं कितनी हो रही हैं, वेरिएशंस कितने जुड़ रहे हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी एक जनरेशन से दूसरी अगली जनरेशन में जो लक्षण जा रहे हैं उनके जाने की घटना और उसमें वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं दोनों को सामूहिक रूप से अगर हम अध्ययन करें तो इस पूरी घटना को हम लोग आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जा रहे हैं केवल लक्षणों का अध्ययन हेरेडिटी यानी वंशानुगति है या वंशागति है, वंशानुक्रम है। और अगर मैं उसके साथ में वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं को भी जोड़ लेता हूँ तो ये दोनों चीज़ें मिला करके कलेक्टिवली अगर हम कहें, सामूहिक रूप से कहें तो उसे आनुवंशिकी कहेंगे। अब ये समझिए आखिर ये जेनेटिक्स या आनुवंशिकी है क्या, इसके बारे में क्यों इतना ज़रूरी है। तो मेरी बात समझिए कि इस समय पर जितना भी जेनेटिक्स का काम चल रहा, आनुवंशिकी का काम चल रहा है, वो सारा किसके अध्ययन पर, किसकी स्टडी पर डिपेंड कर रहा है, किसके अनुसार चल रहा है। ये एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ी बातें भी लिख दी हैं। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना एवं विभिन्नताओं यानी वेरिएशंस कितने आ रहे हैं, नई चीज़ें कितनी जुड़ रही हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। आगे लिखा आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ये हैं भाई ग्रेगर जॉन मेंडल। इंग्लिश में भी लिख दिया ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि 1822 में पैदा हुए थे और 1884 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये कौन थे, ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी वियना है, और ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में ईसाई जो लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनके पादरी थे, यानी चर्च में रहते थे, वहाँ के पुजारी थे, पादरी थे। इन्होंने 7 वर्षों तक उद्यान मटर को इंग्लिश में गार्डन भी कहा जाता है, इस पर आनुवंशिकी से संबंधित अपने प्रयोग किए। कितने वर्ष तक किए, 7 वर्षों तक। किस पर किए, गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल जी ने अपने प्रयोग बताइए उद्यान मटर पर किए या मीठी मटर पर किए, स्वीट पी पर किए या गार्डन पी पर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिए ये मीठी मटर नहीं, ये उद्यान मटर थी। अच्छा एक चीज़ और, उद्यान मटर या गार्डन पी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ नोट करे दे रहा हूँ। इसका नाम होता है बेटा पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ये पाइसम जो है वो वंश है और सटाइवम इसकी जाति है। किसका नाम है ये, पी का। पी मतलब मटर, तो मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम, जहाँ पर पाइसम इसका वंश यानी जीनस है और सटाइवम इसकी जाति यानी कि स्पीसीज है। स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल बनता है और जो जीनस होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। बाइनोमियल नामक लेटर द्विनाम पद्धति में ऐसा पढ़ा भी है। और दोनों को शब्दों को, वंश के शब्द को और जाति के शब्द को यानी जीनस एंड स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित यानी अंडरलाइन भी करना जरूरी होता है जब हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं। तो अगर इसी को प्रिंटिंग प्रेस पर कराया जाता है
तो इसे अलग अलग अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर इसे इटैलिसाइज यानी थोड़ा तिरछा भी छापा जाता है। ऐसा द्विनाम पद्धति में पढ़ा, फिलहाल कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए, उद्यान मटर यानी गार्डन पी पर किए थे। और इस पौधे को ही क्यों चुना इसका भी मैं कारण बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही अंदाज में चुन लिया, बड़ा दिमाग लगा करके मेंडल साहब ने ये काम किया था। मेंडल अपना जो भी काम करते थे उसका एक रिकॉर्ड बनाते रहते थे, थोड़ा लिखते रहते थे उसके बारे में। तो मेंडल जी जितना काम कर रहे थे उसका सारा रिकॉर्ड बनाते रहते थे। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनको साइंस में और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। हायर एजुकेशन करने के लिए पहले तो ये शुरू में अपना वही पादरी वाला काम करते थे और इस तरीके से वहीं पर अपना गृह शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली। इसके बाद हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए वियना विश्वविद्यालय गए, यानी वियना यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने, और मैथ और साइंस के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। लेकिन धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मटर के पौधे पर इन्होंने बहुत सारे प्रयोग कर डाले, जो कि आज भी उनका द्वारा जो किया गया काम था उसी से संबंधित सारा जेनेटिक्स की स्टडी अभी भी चल रही है। मेंडल से आगे अभी तक जेनेटिक्स में कोई भी नहीं माना जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी मेंडल साहब हैं, और तो और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के संग संग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी माना जाता है। मेंडल साहब जो भी काम कर रहे थे उसका हमने बताया नोट्स यानी रिकॉर्ड बनाते रहते थे। और इनकी जो सबसे पहले जितना भी इन्होंने स्टडी किया, जितना भी रिकॉर्ड किया, उस सबका सबसे पहली बार जो प्रकाशन हुआ था वो एक पत्रिका में हुआ था जो उसी ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में पैदा हुए थे। तो ब्रून शहर में एक पत्रिका थी, उस पत्रिका में इनका लेख यानी इनका प्रकाशन हुआ, इनकी सारी खोज का। तो मैंने लिखा है यहाँ पर एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, यानी ये नाम की पत्रिका है। आगे लिखा नामक पत्रिका में मेंडल की खोज का वर्णन, यानी जितना इन्होंने खोज किया था मटर के पौधे पर प्रयोग करके, और उनकी परिकल्पनाएं यानी जितनी इन्होंने सोच रखा था कि ऐसा ऐसा होगा, हाइपोथेसिस थी इनकी, वो सारी प्रकाशित हुई थी। और ये काम हुआ था सन 1866 में, यानी 1866 में ये काम हुआ था। तो ये इनकी सबसे पहले जो लेख है वो इस पत्रिका में कब छपा, 1866 में। इतना होने के बाद मैंने बताया ऊपर लिखा है 1884, तो इतना काम तो ये कर पाए। इसके आगे का इनकी कोई कहानी छप नहीं पाई, कोई प्रकाशित नहीं हो पाई। और 1884 में अचानक से मेंडल साहब की मृत्यु हो जाती है और इनके द्वारा किया गया आगे का जितना काम था वो सब निरर्थक जैसा हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। कोई साइंटिस्ट भी इनके काम की कोई ना सराहना करता है ना कोई ध्यान देता है। और ये इनका जो लेख था ये भी ऐसा ही प्रकाशन में पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें मल्टीमीडिया नहीं था, मोबाइल युग तो था नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये सब पड़ा रहा और सन 1900 तक इसकी कोई विशेष वैल्यू नहीं थी, ना लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी। सन 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर वही काम कर रहे थे जो मेंडल साहब पहले ही कर चुके थे। यानी मेंडल ने अपने जीवन में जो काम किया वही सारी चीज़ों के बारे में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसी चीज़ के बारे में किया था। कौन कौन ये वैज्ञानिक थे? एक वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस नाम के, जो जर्मनी के थे। दूसरे वैज्ञानिक थे शेरमैक नाम के, जो इन्हीं के देश ऑस्ट्रिया के थे। और एक वैज्ञानिक और थे हॉलैंड देश के, जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने एक उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी दिया था, आगे जैव विकास में मैं पढ़ाऊंगा। तो ये 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन? एक कार्ल कोरेंस जर्मनी के, दूसरे ऑस्ट्रिया देश के कौन थे, शेरमैक नाम के, और तीसरे हॉलैंड के थे ह्यूगो डी व्रीज। इन तीनों वैज्ञानिकों ने भी वही काम किया जो मेंडल साहब पहले कर चुके थे। यानी मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की, उनकी खोज की पुनर्खोज कर दी, यानी रीडिस्कवरी कर दी। तो जाकर के पता चला कि जो काम हम कर रहे हैं अब मेंडल तो कर चुके थे पहले ही। और इस तरीके से मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया गया। तो मेंडल के बारे में मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बता दी। अब हम ये पढ़ेंगे
कि फादर ऑफ जेनेटिक्स तो ये मेंडल हो गए, लेकिन आखिर इस आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया? तो ये बात है सन 1905 की। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया बेटा? एक वैज्ञानिक थे बेटसन। कौन है? बेटसन। स्पेलिंग भी लिखे दे रहा हूं, ये ई बनी है, बेटसन। और ये बात कब की है? सन 1905 की। तो सन 1905 में बेटसन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने आनुवंशिकी शब्द दिया। अब दोनों बातें अलग अलग हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। और आनुवंशिकी नाम किसने दिया? तो बेटसन ने 1905 में। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, किसी और पौधे को क्यों नहीं चुना। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, किसी और पौधे का चुनाव क्यों नहीं किया? उसके पीछे की कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्या कारण रहा कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही आनुवंशिकता के लिए चुना अपने प्रयोग करने के लिए। देखिए, नंबर एक वर्षीय पौधा, यानी जो मटर के पौधे होते हैं वो बेटा 1 वर्षीय होते हैं। 1 वर्षीय पौधे हम उनको कहते हैं जिन पौधों का पूरा जीवन चक्र 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर किसी का जीवन चक्र 4 महीने में समाप्त होता है, वो भी 1 वर्षीय माना जाता है। 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, लेकिन 12 महीने से पहले पहले जिसका जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा, ऐसे पौधों को 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। तो हमारा मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधे के अंतर्गत आता है। अगर हम पूछे मटर के पौधे का जीवन काल है कितने दिन का, तो लगभग 3 से 4 माह में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। कौन? मटर का पौधा। लेकिन इसे हम 1 वर्षीय पौधा मानेंगे। ठीक, 1 वर्षीय पौधा होने से कितना बड़ा लाभ हुआ भाई। हमको आनुवंशिकता का मतलब कई पीढ़ियों का अध्ययन करना है, तभी तो हम आनुवंशिकता या आनुवंशिकी के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसा पौधा चुन लेते, जैसे मेंडल साहब ऐसा पौधा चुन लेते कि एक पौधे का जीवन चक्र जो है वो कई वर्ष चलता। अब बताइए, मेंडल अपने जीवन में कितनी पीढ़ियों का अध्ययन कर पाते? 1 पीढ़ी का भी नहीं। मान लीजिए ऐसा पौधा चुन लेते आनुवंशिकी के लिए जिसका जीवन चक्र 200 साल होता, तो पता लगा 1 पौधे का ही जीवन चक्र नहीं पढ़ पाते और इतनी पीढ़ियों का अध्ययन कहाँ से कर लेते। इसलिए मेंडल ने बड़ा दिमाग लगाया और ऐसा पौधा चुना जिसका पूरा जीवन चक्र मात्र 3-4 महीने में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक, दूसरी बात, ये पौधे माप में छोटे होते हैं। जब भी कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ पर प्रयोग करता है तो कभी उसको किसी पौधे पर अगर प्रयोग कर रहा है तो कभी जड़ पर प्रयोग करेगा, कभी तना पे करेगा, कभी फलियों पे करेगा, कभी पुष्प पर करेगा। अगर ये पौधा बहुत लंबे होते, मटर की जगह कोई ऐसा पौधा ले लेते जो बहुत ऊंचा होता, तो मेंडल को प्रयोग करने में भी बड़ी समस्या होती, पौधे को संभालना भी बहुत मुश्किल पड़ता। इसलिए मेंडल ने दिमाग लगाया और छोटे पौधे का चुनाव किया। तीसरा, मेंडल के जो मटर के पौधे होते हैं वो द्विलिंगी यानी उभयलिंगी पुष्प वाले होते हैं। कहने का मतलब इनका ऐसा पुष्प होता है कि एक ही पुष्प में नर भाग भी है और मादा भाग भी है, यानी पुमंग भी है और जायांग भी है। इंग्लिश में कहें तो एंड्रोसियम भी है और गाइनोसियम भी है। इसका मतलब हुआ कि इन पौधों में हमको पर परागण की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। जब द्विलिंगी हैं, उभयलिंगी हैं, इसका मतलब अपने आप से इनमें परागण की क्रिया अर्थात स्वपरागण बड़ी आसानी से हो जाएगा। मेंडल का काम घट गया, मेंडल की अपनी मेहनत घट गई और आराम से इनमें स्वपरागण हो जाता है। अगली बात, जब भी हम किसी चीज़ पर प्रयोग करते हैं तो उसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ही हमको मटेरियल मिलेगा प्रैक्टिकल करने का, यानी एक्सपेरिमेंट करने का। तो इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है, यानी अगर प्रयोग करते समय 1-2 बीज खराब भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। इतने सारे बीज हैं, एक खराब हो जाएगा तो दूसरे पर प्रयोग कर लेंगे, दूसरा खराब हो जाएगा तो तीसरे पे कर लेंगे। और इस तरीके से मेंडल ने अधिक बीजों वाले उस पौधे का चुनाव किया जिससे कि खूब ज़्यादा हम आराम से अपने प्रयोग कर पाएँ। अगली बात,
कई तुलनात्मक लक्षणों यानी कि विभिन्नताओं की उपस्थिति। मटर के पौधे में आप देखेंगे कोई पौधा कम लंबाई का है, कोई अधिक लंबाई का, यानी लंबाई में हम तुलना कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि बीज की, तो बीज गोल होगा और किसी में झुर्रीदार होगा, किसी में हरा होगा, किसी में पीला होगा। फली देखें तो फली में भी अंतर है, तना में भी अंतर है, पुष्प के रंग में भी अंतर है। यानी तुलनात्मक लक्षण जितने ज़्यादा होंगे, कोई भी पौधा या कोई भी जंतु, कोई जीवधारी आनुवंशिकी के चुनाव के लिए उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर एक लक्षण है तुलनात्मक या बहुत सारे, इसका मतलब हुआ कि कई तुलनात्मक लक्षण उपस्थित होने की वजह से ये पौधा आनुवंशिकी के लिए बढ़िया पौधा माना जाएगा, ना कि घटिया। ये भी दिमाग लगाया। अगली बात, अगर मेंडल ऐसा कोई पौधा चुन लेते जो बहुत कॉस्टली होता, महंगा होता, तो मेंडल की जेब ढीली पड़ जाती। कहने का मतलब उन पे बहुत खर्चा आ जाता और हो सकता अपने कुछ प्रयोग करते और कहते छोड़ो यार, बहुत बर्डन पड़ रहा है, बहुत बोझ पड़ रहा है। तो मेंडल ने ऐसा पौधा चुना जो कि बहुत आसानी से, बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है, और तो और इसको हम लोग अपने बगीचे में आसानी से भी उगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की मिट्टी में फटाक से ये पौधा बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए बहुत सस्ते दामों में पैदा हो जाता है। तो मेंडल ने इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मटर के पौधे को ही बेटा चुना था। अब हम लोग ये देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव करने के बाद कितने प्रयोग दिए, यानी उन्होंने कौन कौन से नियम दिए, कौन कौन से प्रयोग किए, और मेंडल ने कितने नियम दिए, और एक एक नियम को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम को समझाने के लिए मेंडल ने एक बात बताई कि जब हम दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों को लेकर के उनके बीच में संकरण की क्रिया करवाएंगे, तो उन माता पिता यानी दो पौधे जो हैं वो माता पिता की तरह यानी जनक की तरह काम करेंगे, और उनसे उत्पन्न जो संतान होगी उस संतान में माता पिता के लक्षणों में से कोई लक्षण तो दिखाई देगा, कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। यानी दो विपरीत लक्षणों के पौधों को लेकर के संकरण की क्रिया कराएंगे, तो पहली पीढ़ी में जो संतानें बनेंगी उसमें कोई लक्षण दिखाई देगा, कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। जो लक्षण दिखाई देगा उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण दिखाई नहीं देगा उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। बेटा चूंकि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, इसीलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे के दो तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों को लिया, यानी एक पौधा लिया था शुद्ध लंबा, कैसा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा, और इसकी तुलना करने के लिए दूसरी साइड में लिया शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। अब जो शुद्ध लंबा शुद्ध बौना का मतलब क्या है, लंबा बौना क्यों नहीं कहा? शुद्ध का मतलब होता है जहाँ पर जो दोनों जीन होते हैं यानी कारक होते हैं वो दोनों समान हों। जैसे लंबा के लिए हम लोग इंग्लिश में टॉल कहते हैं, इसीलिए हम इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब यहाँ शुद्ध कह दिया, जो जीन होते हैं वो हमेशा जोड़ी में होते हैं, गुणसूत्र भी हमेशा जोड़ी में होते हैं। तो यहाँ पर जो जीन हमारा है वो एक टी लिखा जाएगा, दो टी लिखा जाएगा, दो बार टी लिखा जाएगा, लेकिन दोनों टी हमने कैपिटल में बनाई है, इसका मतलब ये शुद्ध लंबा हुआ। शुद्ध इसलिए कि या तो दोनों लेटर कैपिटल में हो या दोनों लेटर स्मॉल में हो। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल हुआ तो उसे शुद्ध नहीं, उसे संकर यानी हाइब्रिड कहेंगे। और अगर दोनों एक जैसे हुए, या तो दोनों कैपिटल हुए या दोनों स्मॉल हुए, तो इसे हम प्योर यानी शुद्ध कहेंगे। तो ये हमारा प्योर टाल यानी शुद्ध लंबा पौधा है, क्योंकि इसके दोनों जीन कैपिटल में लिखे हैं। जब शुद्ध बौना की बात करेंगे तो हम इधर साइड का जो कैपिटल लेटर लेते हैं उसी का स्मॉल लेटर इधर बना देते हैं, यानी कैपिटल टी के जगह पर
यहाँ क्या बना देंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। लेकिन इसे भी शुद्ध क्यों बोला, क्योंकि दोनों के दोनों टी स्मॉल हैं, इसीलिए ये शुद्ध है। लेकिन जो बौना है वो स्मॉल से इंडिकेट होगा, जो लंबा है वो कैपिटल टी से। एक बात और बता दूं, मेंडल ने कहा जिस लेटर को हम कैपिटल से इंडिकेट करें वो लक्षण प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेगा, और जो स्मॉल से हम लिखेंगे वो क्या होगा, अप्रभावी होगा, यानी रिसेसिव होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लंबापन का जीन है वो कैपिटल से लिखा, इसका मतलब लंबापन के लिए जो जीन जिम्मेदार है वो कैसा है, प्रभावी है, इसीलिए मैंने उसे कैपिटल से लिखा। लेकिन बौना पौधे में जो बौनापन आया उसके लिए जो जीन जिम्मेदार है वो जीन कैसा है, अप्रभावी, इसीलिए मैंने उसे कैसे लिख दिया, स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर दिया। अब ये तो हमारे दोनों जनक माने जाएंगे, यानी जिस तरीके से माता पिता होते हैं उस तरीके से माने जाएंगे। तो ये जनक पीढ़ी है या पेरेंटल है, ऐसे कह लीजिए। तो पेरेंटल जनरेशन है। अब इनसे हमें संतान बनानी है, तो वैसे ही संतान बनाएंगे जिस तरीके से मानवों में गुणसूत्रों को मानवों में हम लोग लिंग निर्धारण कर रहे थे, उसी तरीके से। यानी ये जो दोनों जीन हैं, तो जीन की जोड़ी में दोनों जीन कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ये वाले टी हैं, इनको दोनों को क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। कर लिया। अब इनका रेखा चित्र बनाएंगे, इसको नीचे ले जाते हैं, इधर के पहले से मिला देते हैं, मिल गया। इन दोनों के बीच में यहाँ सीध में लगभग एक पॉइंट रख लिया करिए, आसान पड़ेगा। इन दोनों के बीच में इसकी सीध में एक पॉइंट रख लो, यहाँ से सीधे पॉइंट को मिला दो और अब की बार सीधे दूसरे नंबर पे मिला दो, कोई कठिनाई नहीं। इसको नीचे लाइए, इसको भी यहाँ से मिला दीजिए। अब इसको नीचे लाइए और यहाँ से मिला दीजिए। ठीक, ऐसे मिलाया। अब क्या है, अभी आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब कई बार बनाएंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा, मुझसे भी जल्दी आप बनाने लगोगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ देखिए कैपिटल टी पर गया और स्मॉल टी पर गया तो ये हो गया। यहाँ देखिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये देख लिए, यहाँ पर देखना होता है कि ये जो पॉइंट है उसकी ब्रांच कहाँ कहाँ गई है। जैसे ये वाला मैंने लिखा तो एक ब्रांच कहाँ गई, कैपिटल टी पर, और एक कहाँ चली गई, स्मॉल टी पर, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ देखिए एक कहाँ गई, कैपिटल पर, और एक कहाँ गई, स्मॉल पर, तो ये लिख दिया। यहाँ देखो एक कैपिटल पर एक स्मॉल पर, तो ये लिख दिया। यहाँ देखो एक कैपिटल एक स्मॉल पर, तो ये लिख दिया। इसका मतलब जब शुद्ध लंबा तना वाला पौधा और शुद्ध बौना तना वाला पौधा, चाहे तना वाला कह दें चाहे खाली लंबा कह दें, जब पौधा लंबा है तो उसका तना ही लंबा होगा, सीधी सी बात है। तो शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच संकरण की क्रिया कराते हैं, तो हम देखते हैं कि पहली पीढ़ी में सारी की सारी जो संतानें हैं वो बताइए कैपिटल वाली प्राप्त हो रही हैं या स्मॉल वाली प्राप्त हो रही हैं या कैपिटल स्मॉल की मिक्सिंग वाली मिल रही हैं। तो मैंने अभी कहा कि सब कैपिटल में मिलेंगे तो भैया शुद्ध होगा प्रभावी, सब स्मॉल में मिल जाएंगे तो होगा शुद्ध अप्रभावी। लेकिन अगर यहाँ एक बड़ा एक छोटा है तो ये शुद्ध नहीं है, ये कैसा है भैया, संकर। कैसा है, संकर। ये भी कैसा है, संकर। ये भी कैसा है, संकर। ये भी कैसा है, संकर। ये संकर का मतलब क्या है, संकर मीन्स हाइब्रिड। संकर मीन्स हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड को हिंदी में संकर कहा जाता है। तो यहाँ सारी संतानें हमको संकर मिली। कैसी मिली, संकर मिली। सारी संतानें कैसी मिली, संकर, जिसे इंग्लिश में हाइब्रिड कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चले थे कैसे, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, लेकिन संतानें सब कैसी मिल गई, संकर। इसका मतलब जो संतानें हैं उनमें 50% जीन किसके आए, शुद्ध लंबे वाले के, तभी तो एक कैपिटल टी है, और 50% किसके जीन आ गए, शुद्ध बौने वाले के। यानी 50% मम्मी की हिस्सेदारी है बच्चे में और 50% पिताजी की है।
ऐसा ही हम लोगों में भी कहानी थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ है, ऐसे पौधे हैं कि जिनमें 50% जीन प्रभावी लक्षण के यानी कैपिटल के और 50% जीन अप्रभावी यानी स्मॉल के आए। लेकिन सारे पौधे हमारे कैसे माने जाएंगे? संकर यानी हाइब्रिड। लेकिन यहाँ दोनों प्रकार के जीन तो हैं, प्रभावी भी है और अप्रभावी भी है, लेकिन दिखाई कौन सा देगा? दिखाई केवल वही देगा जो प्रभावी होगा। और प्रभावी कैसे पहचानेंगे? जो कैपिटल में लिखा होगा। इसका मतलब कैपिटल टी कह रहे हैं हम शुद्ध लंबे हैं, स्मॉल टी कह रहा हम शुद्ध बौने हैं, लेकिन दिखाई कौन सा देगा? बौना या लंबा? तो भैया कैपिटल वाला दिखाई देगा यानी लंबा दिखाई देगा, और बौना वाला होगा तो, परंतु दिखाई नहीं देगा। यानी इस पौधे का नाम हो गया, एक तो हो तुम संकर और दूसरे हो लंबा। यानी पौधा कैसा हो गया? संकर लंबा। इससे पूछा गया ये भी कैसा है? ये भी संकर है, और यहाँ पर भी कैपिटल वाला लंबा है, स्मॉल वाला छोटा है, मतलब स्मॉल टी वाला छोटा या बौना है। तो दिखाई कौन सा देगा? जो कैपिटल में लिखा। यानी ये भी कौन हो गया? संकर लंबा। और यहाँ भी संकर लंबा रहेगा, यहाँ भी संकर लंबा। ये चार की चार जो संतानें हैं, ये माता पिता के बाद पहली बार बनी, इसीलिए इन्हें कहेंगे प्रथम पीढ़ी। क्या कह देंगे? प्रथम पीढ़ी की संतानें। तो ये प्रथम पीढ़ी की संतानें हैं, क्योंकि ये माता पिता, ये प्रथम पीढ़ी। अब इनसे भी संकरण करा के नई पीढ़ी बनाई जाएगी, तो वो हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी को मेंडल जी ने F1 पीढ़ी कहा था। यानी प्रथम पीढ़ी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? F1 पीढ़ी। अब आप कहोगे F1 क्या है? F1 का मतलब फर्स्ट फिलियल। फर्स्ट फिलियल, फिलियल एक शब्द इन्होंने यूज किया था, उसके लिए है, आगे मैं बता दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन, और द्वितीय पीढ़ी को F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी कहेंगे। तो अब जरा ये समझिए कि इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकला। प्रभाविता के नियम के अनुसार जब हम शुद्ध, ठीक, दो विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण की क्रिया कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में हमको दोनों शुद्ध विपरीत लक्षणों में से जीन तो दोनों के प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी में, लेकिन दिखाई केवल एक देता है। जो दिखाई देता उसे प्रभावी, और जो दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी कहते हैं। क्योंकि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, अप्रभावी दिखाई नहीं देता, इसीलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और प्रभावी लक्षण को हम लोग डोमिनेंट करैक्टर और अप्रभावी को रिसेसिव करैक्टर भी कहते हैं। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो उन्होंने पाया कि पहली पीढ़ी में सारी की सारी संतानें संकर यानी हाइब्रिड प्राप्त हुई। यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो लंबेपन का जीन है, स्मॉल टी है वो बौनेपन का जीन है। तो यहाँ पर पहली पीढ़ी की संतानों में सारे के सारी संतानों में कैपिटल टी भी था और स्मॉल टी भी था, अर्थात सारी संतानें संकर थीं, लेकिन प्रदर्शित केवल एक लक्षण हो रहा था, कौन सा? लंबा। क्योंकि लंबा वाला प्रभावी होता है, कैपिटल से लिखा जाता है, अप्रभावी वाला दिखाई नहीं देता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। मेंडल ने जो दूसरा नियम दिया था आनुवंशिकी का, वो था पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी का दूसरा नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। इसी को विसंयोजन नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम में क्या है कि हमने जो प्रभाविता के नियम को पढ़ा है उसमें हमने एक पीढ़ी तक अध्ययन किया। जब उसी को हम 2 पीढ़ी तक अध्ययन कर देते हैं तो हमारा ये वाला नियम तैयार हो जाता है। प्रभाविता के नियम में हमने क्या देखा कि हमने शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण की क्रिया कराई,
तो F1 जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे संकर पौधे हमको मिले, जिसमें लंबापन का जीन भी था, बौनेपन का भी जीन था, लेकिन दिखाई हमें केवल पौधा लंबा दे रहा था, लेकिन वो लंबा पौधा शुद्ध लंबा नहीं था। कैसा था? संकर लंबा। अब हम इस पीढ़ी में ये देखें, इस नियम में ये देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी में जो पौधे हमको मिले, अगर हम उनका आपस में स्वपरागण करा दें यानी सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, तो हमें हमारा क्या प्राप्त होगा दूसरी पीढ़ी में, इसको हम देखते हैं। देखिए जरा, अगर हम पहली पीढ़ी में प्राप्त संकर संतानें यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को ही कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में संकरण करा दे, यानी इसको हमने करा दिया स्वपरागण। क्या करा रहे हैं? स्वपरागण, यानी आपस में ही हम सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो इसकी क्या यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आएगा? देखिए जरा, अभी जो हम इस पीढ़ी में जनक ले रहे हैं वो कैसे हमारे पास? संकर, है ना, क्योंकि ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। और ये हाइब्रिड मिला कहाँ से? पहली पीढ़ी के जो बच्चे मिले थे वो। भाई पहली पीढ़ी में संकर प्राप्त हुए, उन्हीं संकर संतानों को लेकर हम स्वपरागण करा रहे हैं। तो यहाँ पर स्वपरागण जब हम करा रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, जरा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसको नीचे ला करके पहले से मिलाते हैं, इसको यहाँ ला करके दूसरे से मिलाते हैं, इसको यहाँ ला करके पहले से मिलाते हैं, यहाँ नीचे ले जा करके पहले से मिलाते हैं, लास्ट वाले से मिलाते हैं। क्या रिजल्ट निकल के आया? कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहाँ देखिए स्मॉल टी और कैपिटल टी। लेकिन जब भी स्मॉल और कैपिटल आए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कैपिटल हमेशा प्रभावी यानी डोमिनेंट होता है और स्मॉल हमेशा रिसेसिव यानी अप्रभावी होता है। तो कोई भी किसी भी क्रम में आ रहा हो, हमेशा प्रभावी को पहले लिखेंगे और अप्रभावी को बाद में लिखेंगे। यहाँ कोई बच्चा कहेगा स्मॉल टी कैपिटल टी है सर, तो भैया कोई बात नहीं, कैपिटल को पहले लिखा जाएगा, स्मॉल को बाद में, क्रम चाहे कुछ भी उनका आ रहा हो। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी अब ये बताइए, ये जो पीढ़ी है यानी जनरेशन है, तो ये प्रथम पीढ़ी है या F2 पीढ़ी है? तो ये F2 जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी है। तो जरा देखिए, इस पौधे को हम कैसा बोलें? क्या शुद्ध लंबा बोले, संकर लंबा बोले या शुद्ध बौना बोले? तो इसका नाम हो गया भाई, दोनों कैपिटल हैं, इसका मतलब कैसा हो गया? शुद्ध। बोलो हो गया नहीं? शुद्ध। और दोनों टी कैपिटल बनी है, इसका मतलब दोनों एक समान है इसलिए शुद्ध, और दोनों कैपिटल बनी है इसलिए लंबा। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बना है तो शुद्ध तो हुआ नहीं, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसको हम बोलेंगे संकर। क्या बोलेंगे? संकर। अब यहाँ सवाल ये आया कि सर कैपिटल भी है स्मॉल भी है, स्मॉल वाला बौना का है, कैपिटल वाला लंबा का है। तो भैया जो कैपिटल में होगा वो प्रभावी होगा और स्मॉल वाला दिखाई नहीं देगा, तो कैपिटल ही हमेशा अपना प्रभाव दिखाएगा, इसीलिए ये भी हमारा क्या रहेगा? लंबा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी कह रहा लंबा, स्मॉल टी कह रहा बौना, तो नज़र कौन आएगा आपको? दिखाई कौन देगा? जो प्रभावी होगा, और प्रभावी कौन है? कैपिटल वाला। यहाँ पर भी सेम कहानी यही है, तो ये क्या रहेगा? संकर लंबा रहा। ठीक, ये चीज बताइए, संकर हुई या शुद्ध हुई? दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे हैं तो क्या होता है? शुद्ध। इसका मतलब तुम रहे शुद्ध, और शुद्ध में भी दोनों स्मॉल टी हैं। कैपिटल टी कह रहा लंबा, स्मॉल टी कह रहा बौना, तो शुद्ध है, और वो भी कैसा? बौना। बात सही या गलत? सही बात है। अब जरा ये समझिए कि द्वितीय पीढ़ी में यहाँ पर बेटा हमको लंबे पौधे कितने मिले? 3, और बौना पौधा कितना मिला? 1। यानी अनुपात क्या निकल के आया लंबा और बौने का? 3:1। लेकिन एक सवाल है, शुद्ध लंबा पौधा 1 है और 2 पौधे ऐसे हैं जो संकर लंबे हैं, तो ये वाला अगर अनुपात देखेंगे तो शुद्ध लंबा 1 हो गया, संकर लंबे 2 हो गए, शुद्ध बौना 1 हो गया।
यानी 1:2:1। और अगर केवल लंबे बौना देखेंगे तो अनुपात हो गया 3:1। तो यहाँ पर दो तरीके के अनुपात हैं जिन्हें हम लोग फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात कहते हैं। जरा समझिए क्या है फिनोटाइप और जीनोटाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पृथक्करण के नियम में या युग्मकों की शुद्धता के नियम में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात कितना होता है ये जरूर पूछा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर बेटा जो फिनोटाइप अनुपात है, कितना फिनोटाइप अनुपात, वो जरा समझिए कितना। फिनोटाइप अनुपात का मतलब होता है जो चीज हमें केवल आंख से नजर आए। ठीक, अब यहाँ आंख से जो चीज नजर आएगी तो हम पौधा लंबा तो देख लेंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते देख करके कि ये पौधा संकर लंबा है या शुद्ध लंबा है। ये चीज तो तब पता चलेगी जब हम उसके जीन के बारे में समझें। तो यहाँ पर हमको लंबे पौधे कितने दिखाई दिए? 3, एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे, लेकिन टोटल मिलाकर के लंबा शब्द तो 3 जगह लगा हुआ है। इसका मतलब फिनोटाइप अनुपात कितना हो गया? 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना, यानी 3:1। ये हमारा फिनोटाइप अनुपात है, क्योंकि इसे हम आंखों से देख के समझ सकते हैं। अब दूसरा अनुपात आया जीनोटाइप अनुपात। कौन सा आया? जीनोटाइप अनुपात। बेटा जीनोटाइप अनुपात का मतलब होता है ऐसा अनुपात जो जीन के आधार पर हो। जीन मतलब शुद्ध को अलग काउंट करेंगे और संकर को अलग काउंट करेंगे, अलग अलग गिनती होगी। तो देखिए लंबे में भी 2 वैरायटी हैं, शुद्ध लंबा और ये दोनों हैं संकर लंबे। यानी शुद्ध लंबा का कितना? 1। शुद्ध लंबा का कितना पौधा? 1। इसके बाद संकर लंबे के कितने पौधे? 2। तो ये आ गए 2। और शुद्ध बौना कितना पौधा? 1। यानी इस नियम में फिनोटाइप अनुपात जो है वो 3:1 हुआ और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 हो गया। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे समझ में आया? फिनोटाइप अनुपात वो होता है जिसे हम आंख से देख के समझ पाएं, और जीनोटाइप वो होता है जिसे आंख से देख के ना पता लगे, पहले उसकी जीन की स्टडी करनी पड़े। जो जीन से संबंधित है वो जीनोटाइप, और जो केवल आंख से दिखाई दे जाए वो फिनोटाइप होता है। अब हमारा आखिरी नियम यानी तीसरा नियम स्वतंत्र व्यूहन का नियम आएगा, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। मेंडल साहब ने जो तीसरा नियम दिया वो स्वतंत्र व्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रस्तुत किया। और यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह नियम द्विसंकर यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण है। ये अलग से बेटा पूछा जाता है कि मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण है। कौन सा आंसर है? स्वतंत्र व्यूहन का नियम। क्यों? क्योंकि इस नियम में मेंडल जी ने एक संग 2 विपरीत लक्षणों को पढ़ा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लक्षण एक है लेकिन उसमें 2 वैरायटी हैं, यानी 2 तुलना करने के लिए 2 बातें थीं। जैसे तने की लंबाई एक लक्षण का नाम था और उसमें 2 वैरायटी थी। क्या? कि एक ज़्यादा लंबा तना है और एक छोटा तना है। या हम कोई और उदाहरण दे सकते थे, जैसे पुष्प का रंग, तो लक्षण का नाम था रंग और उसमें 2 बातें थी। क्या बातें? कि भाई या तो लाल रंग या सफ़ेद रंग, या बैगनी रंग या सफ़ेद रंग, जो भी है, मतलब एक लक्षण होगा, उसकी 2 वैरायटी थी। यहाँ पर हमारे पास 2 लक्षण एक साथ हैं, तो तुलना करने वाली चीज़ें कितनी हो गई? 4 चीज़ें, यानी डबल लक्षण का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कौन सा उदाहरण द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण है? आंसर आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है स्वतंत्र व्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरा समझिए क्या है। मेंडल ने कहा जब एक संगम 2 विपरीत लक्षणों का अध्ययन करते हैं या उनका संकरण कराते हैं, तो अगली पीढ़ी में जितने भी युग्मक हैं वो सब स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से जोड़ी बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ उनका अपयुग्मन हो जाता है, यानी उनकी गैदरिंग हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहते हैं। कैसे? जरा मैं आपको समझा रहा हूँ। इन्होंने एक तरफ जो बीज लिया, वो बीज कैसा लिया? पीले रंग का।
और उसका आकार कैसा था, गोल। तो देखो दो लक्षण हो गए, एक हो गया रंग, रंग कैसा है, पीला, और आकार कैसा है, गोल। और दूसरी तरफ क्या है, पीला की जगह हरा, और दूसरा आकार कैसा है, झुर्रीदार। बात समझिए, यानी पहला लक्षण है बीज का रंग, और बीज के रंग की दो वैरायटी कौन, पीला और हरा। दूसरा बीज का आकार, आकार में भी दो वैरायटी कौन है, गोल और झुर्रीदार। गोल को बेटा हम लोग राउंड कहते हैं, इसीलिए गोल के बदले आर बनेगा। पीला को हम लोग येलो कलर कहते हैं, इसीलिए वाई बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा कौन, वाई और आर, पीला गोल। जब हम हरा झुर्रीदार बनाएंगे, ये प्रभावी था इसलिए मैंने कैपिटल में लिखा, ये इसी का अप्रभावी होता है, इसीलिए इन लेटर्स को स्मॉल वाले तरीके से लिख देंगे, यानी वाई भी स्मॉल बनेगी और आर भी स्मॉल बनेगा। ये हो गया हरा और झुर्रीदार। ठीक है, अब जब हम इन दोनों जनकों के संग में संकरण की क्रिया करा देंगे तो इनसे जो संतानें बनेंगी वो संतानें कैसी बन के आएंगी, जरा हिसाब लगाइए। इसका और उसका, ठीक, दोनों की मिक्सिंग होकर के आएगी, यानी एक बाई इसकी और एक बाई इसकी, एक आर इसका और एक आर इसका। यहाँ पर आप देखिए बाई बड़ी बाई छोटी, यानी कैपिटल और स्मॉल। तो एक तो अपने आप में हाइब्रिड चीज ये हो गई या नहीं हो गई, संकर हो गई या नहीं। मैंने कहा प्योर कब होता है, जब दोनों कैपिटल हों, ठीक, या दोनों स्मॉल हों। और हाइब्रिड कब होता है, जब एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो यहाँ पर दोनों कैपिटल हैं तो ये शुद्ध था, दोनों स्मॉल थे ये शुद्ध था, लेकिन यहाँ एक बड़ा एक छोटा तो कैसा हो गया, हाइब्रिड। ऐसी एक आर बड़ा छोटा, एक आर कैपिटल, एक आर स्मॉल, तो ये भी हाइब्रिड। तो यहाँ हाइब्रिड एक है या दो हैं, दो हैं, इसीलिए इसे हमने बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके की जो संतानें हैं वो हमारी F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन की संतानें हैं। अब इन F1 जनरेशन की संतानों को लेकर के हम इनका स्वपरागण कराएंगे। जब स्वपरागण कराएंगे तो सारे युग्मक एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ते चले जाएंगे, और यहाँ पर कई प्रकार के 16 प्रकार के आपको युग्मक देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। इसके लिए हम लोग एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। अभी चेकर बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। चेकर बोर्ड को समझने के लिए हमको ये देखना होगा पहले कि हम लोग युग्मक कैसे बनाएंगे। तो एक तरफ बेटा हम मेल वाले युग्मक बना लेंगे यानी नर युग्मक बना लेंगे, और एक तरफ कैसे बना लेंगे, मादा युग्मक यानी फीमेल। ये निशान होता है नर युग्मक का और ये निशान होता है मादा युग्मक का। कोई किधर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरा समझिए, पहले तो ये देखो कि ये जो हमने चेकर बोर्ड बनाया है इसमें 4 कॉलम खड़े खड़े होने चाहिए और 4 कॉलम पड़े पड़े होने चाहिए। यानी पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, और ये आपका तीसरा और चौथा कॉलम हो गया। कितने कॉलम बन गए, 4। ऐसे ही 4 लाइन ऐसी बनेंगी, यानी टोटल 16 कॉलम बन जाने चाहिए। बात समझ में आ गई। कोई कठिनाई, कोई कठिनाई नहीं। मेरे कॉलम थोड़े छोटे बड़े हो गए हैं, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें ये देखना होता है कि हमारे पास कैपिटल बाई स्मॉल बाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो हम बनाएंगे कैसे। आप पहले एक साइड का बनाइए, दूसरी साइड का उसकी कॉपी मार देंगे। तो पहले बाई को देखिए कैसे बनाएंगे। बाई को हम 2 बार लिख लेते हैं। लिख लिया, 2 बार हमने कैपिटल बाई लिख ली और 2 बार हमने स्मॉल बाई लिख ली। कोई कठिनाई। अब जब मैं आर को लिखूंगा तो लिखने का तरीका देखो, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, फिर एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल। क्या तरीका किया, बाई को कैसे लिखा, कैपिटल कैपिटल
फिर स्मॉल स्मॉल, और आर को कैसे लिख लिया, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। ठीक, बिल्कुल यही चीज इधर कर देंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर में कैपिटल स्मॉल। अब कुछ भी नहीं करना है, जिस कॉलम के सामने सामने जो पड़ जाए उसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा करके लिखते जाइए। इस कॉलम के देखो एक सामने ये है, एक सामने ये है, यहाँ गुणा कर दो, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, यानी कैपिटल वाई यहाँ आ गया, कैपिटल आर यहाँ आ गया। ठीक, इसको लिखना है तो क्या करेंगे, इसके सामने देखो बिल्कुल सामने चले जाओ, ये लिखा और इसके सामने ये लिखा, यानी कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको भरना है तो इसके सामने एक ये है और इसके सामने एक ये है, यानी ये वाला इसमें सब में आ रहा है देखो। तो इसको भरने के लिए इसके सामने का और इसके सामने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसको भरना है तो कैपिटल वाई उसकी गुणा और इसकी गुणा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे ही इसको भरना है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई आर और आर। इसको भरना तो इसकी और इसकी हो जाएगी, वाई आर और आर। इसको भरना है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई देखो कैपिटल वाई यहाँ से आ गई, स्मॉल वाई यहाँ से आ गई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको भरना है तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको भरना है, अब क्या करेंगे, इसके सामने का इसके सामने का मल्टीप्लाई कर दो, वाई आर। इसको भरना है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, वाई आर। इसको करना है तो इसके सामने देखो एक ये है और एक इसके सामने ये है, तो वाई आर। इसको भरना है तो बताइए किस में जाएगा, एक इसके सामने का और एक इसके इधर के सामने का, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इसको भरना है तो इसके सामने का इसके सामने का, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको भरना है बेटा तो इसके सामने देखो ये है और इसके सामने ये है, इसका मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसको भरना है तो क्या करेंगे, इसके सामने का और इसके सामने का, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ देखिए उधर का और इधर का भर दो, तो वाई आर। अब मैं आपको बता दूं, अगर हमारा चेकर बोर्ड सही बना होगा तो हमारा जो अनुपात है वो पहले ही आंसर लिखे दे रहा हूं, 9:3:3:1 का अनुपात आएगा। ठीक है, अभी चेक करे ले रहे हैं। पहले ये देखो आप, कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, इसका मतलब कैसा है, ये पीला कैसा है, और कैपिटल आर कैसा है, गोल, यानी ये कैसा हो गया, पीला गोल। कैपिटल वाई है तो कैसा, पीला, और कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी कैपिटल वाला कह रहा गोल और स्मॉल वाला कह रहा है क्या, झुर्रीदार। तो गोल और झुर्रीदार में दिखाई कौन देगा, जो कैपिटल होगा वो दिखाई देगा, क्योंकि कैपिटल वाला प्रभावी होता है। इसका मतलब गोल और झुर्रीदार दोनों हैं तो दिखाई कौन देगा बेटा, गोल। यहां देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कैपिटल वाई कह रही है पीला और स्मॉल वाई क्या कह रही है, हरा, तो दोनों हैं तो दिखाई कौन देगा, पीला। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल में है वही कलर दिखाई देगा, अब गोल वाला तो है ही है। ठीक, इसमें देखो जरा, पीला और हरा दोनों हैं तो दिखाई तो हमें पीला वाला देगा, क्योंकि पीला कैपिटल में लिखा है, पीला। अब गोल और झुर्रीदार दोनों हैं तो कौन दिखाई देगा, गोल।
इसमें देख लो पीला। अब बताओ कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कैपिटल कह रहा है गोल और स्मॉल कह रहा है कैसा, झुर्रीदार, लेकिन दिखाई कौन देगा, गोल। क्यों? क्योंकि बुक कैपिटल में लिखा है, कैपिटल वाला ही तो दिखाई देता, वो प्रभावी होता है। तो पीला गोल। ये देखिए दोनों बाई बड़े हैं, कैपिटल हैं, इसका मतलब पीला। अब दोनों आर छोटे आ गए, तो यहाँ बताओ कोई गोल वाला है क्या, नहीं, दोनों झुर्रीदार हैं, इसका मतलब झुर्रीदार हो गया। ठीक, ये देखो जरा भाई, पीला भी है और गोल भी है। ठीक, क्यों? क्योंकि पीला और हरा जब मिले तो हमें दिखाई वो देगा जो कैपिटल में है, और कैपिटल में कौन है, पीला। अब हरा नहीं, पीला और हरा में हमको पीला मिल गया। अब गोल और झुर्रीदार में कौन दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल में है वही नजर आएगा, कैपिटल वाला ही प्रभावी होता है। यहाँ देख लो पीला और कौन है ये, झुर्रीदार। ये कौन है, हरा गोल। क्यों हरा गोल है, हरा इसलिए है क्योंकि दोनों बाई स्मॉल हैं, और गोल इसलिए दिखाई देगा क्योंकि गोल है, झुर्रीदार है, तो जो कैपिटल में है वही नजर आएगा। यहाँ देखो बेटा हरा और गोल, यहाँ कौन है, पीला गोल। ये बात समझ में आई, पीला गोल क्यों है, पीला इसलिए क्योंकि पीला हरा दोनों है तो पीला रहेगा, क्योंकि कैपिटल वाला नजर आ रहा है। अब गोल और झुर्रीदार में से दोनों में से वही दिखाई देगा जो कैपिटल में लिखा है, और कैपिटल में कौन लिखा है, गोल वाला। ये कौन रहा, पीला गोल। ये भाई कैसा, पीला बोलो गोल। ये कैसा भाई, हरा कैसा बोलो, झुर्रीदार। ये कैसा, हरा गोल। और ये कैसा, हरा झुर्रीदार। क्यों, हरा इसलिए क्योंकि दोनों बाई छोटी वाली है। ये इससे ऊपर ये, हाँ ये गलत हो गया, देखो बिल्कुल सही पकड़ा इन्होंने। यहाँ पर दोनों बाई छोटी नहीं है, एक बड़ी एक छोटी है, तो कैसा होगा, ये पीला होगा। अब बेटा हमको ये देखना है कि पीला गोल और हरा झुर्रीदार में ये सारी चीज़ें हमने अनुपात तो पहले ही लिखा, अभी हम चेक करते हैं। पहले हम देख रहे हैं पीला गोल कितने मिल रहे हैं, ज़रा चेक करते जाएंगे। पीला गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पीला गोल हमको कितने मिल गए, और पीला गोल कहाँ मिला, इसके अलावा कहीं है नहीं। तो पीला गोल की संख्या हमारी कितनी आ गई, पीला गोल की संख्या कितनी आ गई, बोलो, अरे पीला गोल की संख्या कितनी आ गई, 9। इसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं, अब हम पीला झुर्रीदार देख रहे हैं। पीला झुर्रीदार को मैं गोला बना रहा हूं, पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 और पीला झुर्रीदार 3। इसका मतलब पीला झुर्रीदार कितने मिले, तो ये भी हमारा आंसर कैसा आया, बोलो, सही आया। अब तीसरा है हमारा, हम देख रहे हैं भाई हरा गोल को। तो हरा गोल देखना जरा, हरा गोल के लिए मैं डबल टिक लगा रहा हूं। हरा गोल 1, हरा गोल 2 और हरा गोल 3, यानी हरा गोल भी कितने मिल गए हमको, 3। ये आंसर भी हमारा सही निकला, ये वाले हो गए। ठीक, अब एक बचा हमारा हरा झुर्रीदार। ठीक है, हरा झुर्रीदार को हम सीधे किरास ही लगाए दे रहे हैं। लो ये वाला हमने जहां लगाया, तो ये कौन हो गया, हरा झुर्रीदार। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर जी कोई हमारा कॉलम डबल बार गिन गया हो या कोई कॉलम हमारा छूट गया हो, कैसे पता चलेगा।
भाई मैंने 4 कॉलम ऐसे बनाए, 4 कॉलम ऐसे, टोटल कितने कॉलम हुए? 16। 4 चौके 16। ना मानो देख लो, 1 2 3 4 और 4 चौके 16, तो 16 हुए। यहाँ पर मैं 16 की काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो ना, 9 और 1 10, 10 और 6 16। इसका मतलब हमारा जो अनुपात है वो सही बना। इसका मतलब हमारा पुनेट का ये चेकर बोर्ड चार्ट भी ठीक बना। बात समझ गए? इसी को हम लोग स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहते हैं।